एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आपको क्लास 10 की एसएसटी इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्चुअल विद्या को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहे। और मैं अंत में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को घर पे करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ग्रुप्स का लिंक आपको शेयर कर दिया है, आप उसके द्वारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1932-1934 सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के ऊपर है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब जो भी आज्ञा होता है उसका अवहेलना करना, अवज्ञा करना। इसका मतलब है कि आप जो भी आज्ञा होता है उसको नहीं मानना, उसे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। मतलब जो भी अंग्रेज आज्ञा देते थे या जो भी उनका ऑर्डर होता था उसको नहीं मानना। तो चलिए हम जानेंगे कि क्यों भारत में इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आवश्यकता हुआ, मतलब क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। अंग्रेज ने ऐसा क्या किया अंग्रेज़ों ने, और भारत में ऐसा क्या हुआ, इसके क्या कारण थे, हम आगे जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैं ये आंदोलन किस प्रकार से भारत में घटता है और अंत में किस कंक्लूजन पर पहुंचता है, साथ ही साथ इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट होते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं इस मूवमेंट में आपको क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में क्लियर करूँगा, इस लेक्चर में क्लियर करूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें। साथ साथ वीडियो को दूसरे चैनल्स में या अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड में जानेंगे कि फैक्टर लीडिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के पीछे क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे। तो इनमें से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है accused of being an all white commission. The Simon Commission was rejected by all political and social segment of the country. जो माय डियर फ्रेंड्स साइमन कमीशन है उसे ऑल वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत के सभी पॉलिटिकल और सोशल जो भी पार्टीज़ हैं या फिर जो भी संगठन है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है आपको साइमन कमीशन। आखिर ये साइमन कमीशन है क्या? तो क्या होता है कि 1928 में इंडिया में कुछ संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रशासनिक सुधार करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमेटी का निर्माण किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो भी संवैधानिक अधिकार दिए जाए या प्रशासनिक भारतीयों को अधिकार दिए जाए, तो इसके लिए यह कमेटी बनी थी। तो यह कमेटी इंग्लैंड में ही बनी और इसके हेड थे सर साइमन, इसलिए इसका नाम ही पड़ा साइमन कमीशन। लेकिन भारतीय लोगों को सबसे बड़ा इससे दुख क्या हुआ कि यह कमीशन भारत के भविष्य के बारे में डिसाइड करने के लिए भारत आया हुआ था, लेकिन इस कमीशन में कोई भी सदस्य इंडियन नहीं था। मतलब सब ऑल वाइट कमीशन इसे कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इसलिए इसका जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ और इसी विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। आप इसे भी ना भूलें। जो पंजाब के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, जब अमृतसर में साइमन गो बैक के नारे दे रहे थे तो उन पर सैंडर्स ने अपने सेना के जो जवान लड़के हैं, सिपाही हैं, उसके द्वारा उन पर लाठीचार्ज करवाया और जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इससे दुखी होकर जो भगत सिंह होते हैं वे उन्होंने सैंडर्स को मारते हैं, प्लस असेंबली में बम भी वो फेंकते हैं। तो ये साइमन कमीशन बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। डिमांड ऑफ स्टेटस ऑफ डोमिनियन, इसमें क्या था? डिमांड फॉर स्टेटस ऑफ डोमिनियन, मतलब भारत को एक डोमिनियन मतलब अंग्रेजों के अधीन एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यह मांग था भारतीयों का। डिमांड फॉर रिलीजिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी राजनीतिक बंदी हैं, जैसे कि उस समय बहुत सारे क्रांतिकारियों को बंद कर दिया गया था, तो उनको छुड़ाने के लिए भी यह आंदोलन किया गया है। होल्डिंग द सजेस्टेड अराउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। यहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है? जो भी
उस समय अंग्रेज़ों के गुलाम जो भी देश थे, तो उनके भविष्य के लिए उनके जो कानूनी या पॉलिटिकल जो उनको सुख सुविधा देने के लिए प्रतिवर्ष इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस होता था और वो गोल मेज में होता था, राउंड टेबल होता था, इसलिए इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर भारत के लिए भी एक जगह बनाना और यहाँ पर भारत के लोगों का जो भी प्रॉब्लम है जो इंग्लैंड के गवर्नमेंट के सामने रखना, ये भी भारतीय लोगों का एक मकसद था इस मूवमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, बट नॉन ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय द कांग्रेस रिसीव्ड any favorable responsible from the British government and गांधी जी decided to launch civil disobedience movement। और इन सब कारणों पर अंग्रेज़ों के द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। अंग्रेज़ों ने इसके लिए भारतीयों को कोई सुख सुविधा नहीं दिया, इन चीज़ों को ठीक करने का उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं किया। इसलिए अंत में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करने का डिसीजन ले लेते हैं और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 को शुरू हो जाता है। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में गांधी जी क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको A to Z डिटेल बताता हूँ कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी किस प्रकार से शुरुआत करते हैं और कैसे कैसे इसको प्रोग्रेस करते हैं। A to Z डिटेल में आपको इस स्लाइड में, इस वीडियो में पता चलेगा। तो गांधी जी क्या करते हैं, सबसे पहले गांधी जी इनोग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बाय कंडक्टिंग द हिस्टोरिकल डांडी साल्ट मार्च। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में आपको बहुत बार आता है। ये डांडी साल्ट मार्च क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इस स्लाइड को पूरा करते हैं। व्हेन द ब्रोकन द साल्ट लॉज इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 6 अप्रैल 1930, गांधी वाज द accompaniment of the 79 satyagrah 79 satyagrah violation the salt law by picking up a fistful of salt laying on the seashore. They manually made salt on the shore of the Dandi. The entire nation amalgamated under the call of a single man, Mahatma Gandhi. Dandi Salt March had a immense impact on the entire nation. Each and every corner of the country was gripped in a unique favor of nationalism. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको A to Z डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का डिसीजन लेते हैं तो वे क्या करते हैं, अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, इंक्लूडिंग गांधी जी, दे टोटल 79 लोगों के साथ अपने साबरमती आश्रम से वे डांडी मार्च के लिए रवाना होते हैं। डांडी समुद्र तट है गुजरात का, वहाँ जाते हैं, जो कि अराउंड 375 किलोमीटर उनके आश्रम से, साबरमती से था। तो वहाँ जाते हैं वे अपने 79 अनुयायी जो उसके सेलेक्टेड लोग थे उनके साथ जाते हैं गांधी जी, और रास्ते में कई गांव के लोग उनसे जुड़ते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स उनको देख करके रिजाइन भी दे देते हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ, एक बहुत बड़ी जनसंख्या उनके पीछे चल पड़ती है। और अंत में क्या होता है, गांधी जी ये जो मार्च है वो मार्च में शुरू करते हैं और अप्रैल 6 तारीख को 5 अप्रैल को गांधी जी शाम को पहुंच चुके होते हैं डांडी में, और 6 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग गांधी जी सबसे पहले नमक बना करके, जो नामक कानून होता है, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था साल्ट लॉ, जिसके तहत इंडियंस अपने देश में ही नमक नहीं बना सकते थे। मतलब अपने देश में जो इंडियंस हैं वे खुद अपने देश में अपने देश का नमक नहीं बना सकते, ऐसा लॉ था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उस लॉ को सबसे पहले गांधी जी तोड़ते हैं खुद के द्वारा नमक बना करके। और यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आप लोग को बता दूँ। यहाँ पर आपको कभी ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द लेडीज़ लीडर इम्पैक्ट ऑन द डांडी मार्च। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र जो मुंबई है वहाँ पर इसका नेतृत्व, इसका लीडरशिप किया था सरोजनी नायडू और मातागिनी हाजरा ने। आप इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी समय पे गोलियां जब चलाई गई महाराष्ट्र मुंबई में, तो मातागिनी हाजरा को गोली लगी थी। उन्हें लेडी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्टकट 1 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ भी सकता है, इसे याद जरूर रखिएगा। साथ ही साथ गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक बनाकर ये कानून तोड़ देते हैं, और उनके साथ पूरे देश में एक साथ अंग्रेज़ों का जितना भी कानून है उसको नहीं मानने का, अवहेलना करने का, यह सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू हो जाता है पूरे देश में एक साथ। और पूरे देश में एक साथ जो भी अंग्रेज़ों का ऑफिसेस होता है, जो भी उनके कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उनके घर होते हैं, वहाँ पर जितने भी इंडियंस होते हैं वे सब काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही साथ उनके जितने भी लॉज होते हैं उनको भी इंडियंस नहीं मानते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ क्या क्या थी 1930 का। तो इसमें सबसे बड़ा पॉलिसी पहला था कि ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट लॉ, जो भी नमक कानून है उसको तोड़ देना। टेकिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स एंड लिक्विड्स, मतलब जो भी विदेशों का जो सामान है उनको बेचना भी बंद कर दिए, और विदेशों का शराब जो लिक्वर है और जो फॉरेन गुड्स को भी यूज़ करना बंद हो गया। बोनीफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, जो भी विदेश के बने कपड़े होते थे उनको बोनफायर आग में झुलसा दिया गया। रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस,
अंग्रेजों को कोई किसी भी तरह का टैक्स देना बंद कर दिया गया इंडियंस के द्वारा। साथ ही साथ अवॉइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स बाय द पब्लिक ऑफिसर्स एंड स्कूल बाय द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेज स्कूल बंद कर दिए। और जितने भी इंडियंस ऑफिसर्स थे जो अंग्रेजों के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ऑफिस भी जाना, उनके ऑफिस में काम करना भी बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार पूरे देश में एक साथ इस प्रकार से अंग्रेजों के ऊपर यह इम्पैक्ट करता है, जिससे अंग्रेजों का जो जड़ है इंडिया में हिल जाता है, उनका जो रूट है वो इंडिया में बहुत ही डगमगा जाता है। तो इससे क्या होता है, जब इसका बात इंग्लैंड में पता चलता है तो वहाँ के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो लॉर्ड इरविन थे वे इंडिया आते हैं। ओके, इंडिया में बताते हैं, और उस समय यहाँ पर इंडिया में गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से एक पैक्ट साइन करते हैं, एक समझौता करते हैं, जिसे मार्च ऑफ 1930 गांधी एंड इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में A to Z मैं आप लोगों को इस स्लाइड में बतलाने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कंक्लूजन ऑफ दिस मूवमेंट भी होता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। इन द मार्च ऑफ 1930 गांधी मीट विद द वायसरॉय लॉर्ड इरविन एंड साइंड ए एग्रीमेंट नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। द टू मेन काजेस ऑफ द पैक्ट इंटाइटल्ड, मतलब जो इरविन होते हैं उस समय लॉर्ड इरविन इंडिया के वायसरॉय होते हैं, तो उनसे गांधी जी मिलते हैं और उस समय एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल करता हूँ। कहा जाता है कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सेसेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड ऑल सत्याग्रहीज फ्रॉम प्रिजन्स। इसमें क्या कहा जाता है कि इंडिया को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड बुलाया जाए, प्लस जितने भी सत्याग्रही हैं, जो भी सत्याग्रह कर रहे हैं, जो भी इस आंदोलन में शामिल है, जिनको जेल में डाला गया है, उनको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा जेल से, और उन पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। इसके बदले गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा। यह बात इस पैक्ट में कहा गया। तो गांधी जी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन अकम्पनीड बाय श्रीमती सरोजनी नायडू। क्या होता है, गांधी जी ये बात मान लेते हैं और सरोजनी नायडू के साथ लंदन में सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें 1931 को जाते हैं, लंदन जाते हैं श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव्ड टू बी रूल्ड फॉर द इंडियन एंड गांधी रिटर्न टू द कंट्री विदाउट एनी पॉजिटिव रिजल्ट। क्या होता है, जब गांधी जी जाते हैं तो उनको ये बात पता चल जाता है कि यहाँ पर भारतीयों का इंडिया के लिए कुछ रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है, और वे फ्री में मतलब वहाँ गए, उनका समय बर्बाद हुआ, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है। उनको जो लॉर्ड इरविन जो वायसरॉय हैं उन्होंने जो बात कहा था इंडिया का कुछ लाभ होगा इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, बेनिफिट होगा, वो कुछ नहीं होता है, सब झूठ रहता है। द पोलिटिकल सेंस इन द इंडियन देयर आफ्टर असीम एंड एक्चुअल डायमेंशन और द विक्टोरी लॉर्ड वेलिंगटन in the absence of Gandhi adopt the policy of repression, and the Gandhi-Irvin Pact was violated and the victory took to the suppression of the Congress, and then it becomes that कि गांधी जी का ये पूरा तरह से असफल हो जाता है और कांग्रेस का मनोबल पूरी तरह से इस आंदोलन में घट जाता है। साथ ही साथ जो लॉर्ड इरविन का जो मकसद था कि इंडिया में जो ये अंग्रेज़ों पर जो ये मुसीबत आए उसको ठीक करना, तो भी इसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी हार इंडियंस और गांधी जी की होती है। गांधी रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932, दोबारा वो शुरू करते हैं। इट लास्टेड इन 6 मंथ्स, वो 6 महीने तक चलाते हैं। सरदार पटेल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड गांधी वार अरेस्टेड। उसी दौरान सरदार पटेल जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं, गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अलॉन्ग विद द कांग्रेसमैन, और भी कई सत्याग्रही जो उनके सपोर्ट में होते हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, उसके बाद वह आंदोलन सस्पेंड हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। व्हेन महात्मा गांधी विड्रॉ मास सत्याग्रह ऑन जुलाई 14, 1903, द मूवमेंट क्रीज्ड कम्प्लीटली ऑन अप्रैल 7, 1934। लेकिन जो मूवमेंट होता है वो छुटपुट कुछ नेताओं के द्वारा पूरे देश में चलता रहता है। लेकिन 7 अप्रैल 1934 में पूरी तरह से गांधी जी इसको ऑफिशियली बंद कर देते हैं और ये पूरी तरह से बंद भी हो जाता है। ऑल्थो द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट फेल्ड इन अचीव मेनी पॉजिटिव आउटकम्स, जबकि यह मूवमेंट पूरी तरह से फेल हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी इंडिया जो भी कांग्रेस है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बाहर आए। इट वाज एन इम्पॉर्टेंट जंक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने पहली बार रियलाइज कराया अंग्रेज़ों को कि भाई आप अंग्रेज ज़्यादा दिन तक इंडिया में टिक नहीं सकते, अंग्रेज़ों को इंडिया को छोड़ना होगा। और 1934 में ये जैसे ही एक्ट या मूवमेंट बंद होता है, अंग्रेज 1935 में एक ऐसा इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेकर के आते हैं जो कि इंडिया के ग्रोथ के लिए और इंडिया के जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, आज का जो संविधान है, उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर 1935 का जो संविधान संशोधन या फिर अंग्रेजों द्वारा जो भी एक्ट लेके आया था, इंडियन रूलिंग इंडिया एक्ट 1935, उसके द्वारा
पूरा संविधान भी आज का भी बना हुआ है। तो इसलिए 1933 का यह मूवमेंट भले ही अगर हार गया हो, इंडिया इसमें चूक गई हो, लेकिन यह इंडिया के फ्रीडम के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा और बहुत ही बेनिफिशियल रहा, including the leadership of Mahatma Gandhi. All of you can see in this image, Mahatma Gandhi is attending the public in this his speech during civil disobedient movement. All of you can see here. एंड इसके साथ मैं आप लोगों को और एक पिक्चर प्रेजेंट करता हूँ जिसमें गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं अपने 79 जो भी उसके उनके स्कॉलर्स होते हैं, उनके लोग होते हैं, उनके साथ दांडी यात्रा करते हैं। ये उनका पिक्चर है। साथ ही साथ मैं और एक पिक्चर आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें गांधी जी क्या करते हैं, नमक बना रहे हैं, जो भी सिसौर के द्वारा नमक बना के दांडी में किस प्रकार से गांधी जी ने इस आंदोलन को तोड़ा। ऑल ऑफ यू कैन सी इन दिस ऑल इमेजेस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, questions, these are the most important question for the upcoming examination. If you are preparing for class 10 or class 12 or for any competitive exam, these 5 questions are very important and every year they are coming in your examination. First one is, what do you mean by the Dandi March? Second one, what are the main causes of civil disobedience movement? Third one is what is Gandhi Irwin Pact? Fourth one is, what is Simon Commission? And last one is, what are the effects of the movement in India's national movements? इस मूवमेंट का जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रभाव पड़ा। ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग 99% एग्जाम्स में आने वाला है। इनके आंसर आप जरूर करिए। और अंत में हमारे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहाँ जुड़ करके हमें अपना असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं और रेगुलरली हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। आई एम योर आकाश सर। डोंट फॉरगेट मी माय डियर स्टूडेंट्स। So thank you for watching us.